हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश के 100 गोल्डन रूल्स एरर करेक्शन के लिए। यानी अक्सर जब हम लिखते हैं, चाहे पैराग्राफ हो, ऐसे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जब भी हम लिखते हैं बाद में जब हम कहते हैं कि हमारे नंबर काटे गए, जो हमारे नंबर काटते हैं वो इसीलिए कि हम इसमें जो एरर करते हैं, यानी आम जब रूल्स हमने सीखे हैं, टेंसेस या बाकी नरेशन के रूल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कोई और रूल्स, लेकिन जब हम ये जनरल रूल्स फॉलो नहीं करते क्योंकि ये उनसे थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो तब हम ये गलतियाँ करते हैं। यानी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आप लोग ये रूल्स सीख लें, 100 रूल्स हैं, बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं, तो कभी भी आप राइटिंग के अंदर मिस्टेक नहीं करोगे। और उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर ये सारे सेंटेंस करेक्शन के रूल्स, क्योंकि जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ वो कलेक्शन होता है, एक मजमूआ होता है सेंटेंसेस का। यानी जब आप सेंटेंसेस ही गलत लिखते हैं तो पैराग्राफ कैसे लिखोगे, जब पैराग्राफ गलत लिखोगे तो ऐसे कैसे लिखोगे, यानी कहीं भी कोई भी राइटिंग मतलब आप सही फिर नहीं लिख सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं करते और वीडियो लंबी हो जाएगी। हम ऐसे करते हैं कि 50 रूल्स इस वीडियो में और 50 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड हो, किसके ज़रिए? वो कनेक्टेड हो एंड के ज़रिए। अब यहाँ पे जो है उनके वर्ब प्लूरल आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख ले, आसिफ एंड अली। आसिफ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अली क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए ना, कनेक्ट किसके जरिए? एंड के जरिए। आसिफ एंड अली। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज हेयर नहीं आएगा, क्योंकि दो सिंगल सब्जेक्ट से एंड के जरिए कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आएगा आर। आसिफ एंड अली आर हेयर। ये था फर्स्ट नंबर रूल। अब सेकंड रूल हमारे पास क्या है? जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही पर्सन या एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हो, उसी को रिप्रेजेंट करे, तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। मिसाल के तौर पर, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। यहाँ पर आर क्यों आया? जो प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ये एक ही बंदी की बात कर रहा है। ये बंदा सेक्रेटरी भी है, प्रिंसिपल भी है, तो इसीलिए ये क्या है? यहाँ पे सिंगल वर्ब लगेगा। हमने बात की थी ना, दो सिंगुलर नाउन्स, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, रेफर करता है किसकी तरफ? सेम पर्सन, एक ही पर्सन की तरफ। वो कौन है? ये एक ही बंदा है, सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है। तो यहाँ पर जो सेम पर्सन है वो क्या है? सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी। ये थे रूल नंबर 2। थर्ड रूल हमारे पास है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी या ईच और एवरी के बाद जब आ जाए, तो वो आम तौर पर उसका जो वर्ब है वो सिंगुलर होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आया है एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। अब यहाँ पे वर्ब क्यों आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ईच, जिसका उर्दू में मतलब है हर, और एवरी का भी ये मतलब है हर एक। तो जब भी एवरी या ईच आ जाए, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आ जाए, वो जो उसका वर्ब होगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, क्योंकि एवरी सबके लिए यूज होता है। अब यहाँ पर एक और चीज है, फोर्थ नंबर रूल में, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो, किसके जरिए? और, नॉर, इधर और, नेदर नॉर, तो फिर इसका वर्ब आएगा सिंगुलर। मिसाल के तौर पर, नेदर ही नॉर आई वर देयर। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, नेदर, नेदर आया यहाँ पे, नेदर ही, और आगे जो सब्जेक्ट है ही, वो क्या है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो और आई जो है ये दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट आया है और इसके आगे नेदर आया है, नेदर नॉर आया है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, आई वॉज देयर। फिफ्थ नंबर रूल हमारे पास है, जब सब्जेक्ट ज्वाइन हो किसके जरिए? और
नॉर, लेकिन उसके नंबर मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पर उनकी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। मिसाल के तौर पर नेदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है किसके जरिए, दो सब्जेक्ट है, असिस्टेंट मास्टर्स और हेड मास्टर, ये दो सब्जेक्ट है, कनेक्टेड किसके जरिए, नॉर के जरिए। तो जब हमने पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट डिफरेंट, मिसाल के तौर पर एक सिंगल हो एक प्लूरल हो, तो ये मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी के हो, डिफरेंट नंबर के। यहाँ पे असिस्टेंट मास्टर्स ये प्लूरल है, हेड मास्टर ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, कनेक्टेड है किसके जरिए, नॉर के जरिए। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, यानी हम पहले रूल यहाँ पे ये कि जो सिंगुलर है वो पहले आएगा, सिंगुलर जो वो है सब्जेक्ट है, जो प्लूरल है वो बाद में आएगा। यहाँ पे वर्ब के नज़दीक ही लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा, प्लूरल। 6 नंबर रूल हमारे पास है, जब when the subject joined by, जब भी यानी सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ज्वाइन हो किसके ज़रिए, और नॉर, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन से हों, डिफरेंट पर्सनस की, डिफरेंट पर्सनस, यहाँ पे सिर्फ पर्सनस की बात हो रही, चीज़ों की नहीं। द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद वन नियरेस्ट टू इट। फिर जो वर्ब लगेगा वो जो आखिरी है, जो नेरेस्ट है, जो क्लोजेस्ट है, जो वर्ब के नज़दीक है उसके मुताबिक लगेगा। मिसाल के तौर नेदर ही और आई इज मिस्टेकन, हमने पढ़ा था ना कि जब दो सब्जेक्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट कौन से, ही और आई, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, कनेक्टेड किसके जरिए, और के जरिए। तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो किसके मुताबिक लगेगा, आखिरी, हमने कहा था कि वर्ब की जो नज़दीक, यहाँ पे आई जो है वो नज़दीक है वर्ब के, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। एदर ही और आई एम मिस्टेकन, इस तरह भी आ सकता है। मिसाल के तो अगर ही आई को हम पहले लाए, एदर आई और ही इज मिस्टेकन, फिर इज मिस्टेकन सी आता, क्योंकि जो भी वर्ब, जो भी सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक आएगा फिर वहाँ पे लगेगा, उसके मुताबिक लगेगा। यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम लगता है। 7 नंबर रूल हमारे पास है, यानी कलेक्टिव नोन हमेशा हम कहते हैं ना कि ये मिसाल के तौर पर आर्मी, क्लास, इसी तरह यानी जो भी है, या परिंदों की, जो हम कहते हैं परिंदों का गौल, उनका जो ग्रुप है, मजमुआ, ये जब भी आते हैं ना तो ये एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर हम कहते हैं ना कि आर्मी मुल्क ये चलाते, तो आर्मी से मुराद यहाँ पे एक बंदा नहीं है, इसका पूरा ग्रुप है। ये नाम तो है, मिसाल के तौर पर नाम वो है, प्लूरल है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है, लेकिन नाम सिंगल आता है। मिसाल के तौर पर कलेक्टिव नोज हमेशा क्या करता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। When the collection is thought of as a whole, यानी हम जब एज ए होल बात करते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना आर्मी, तो फिर आर्मी का भी प्लूरल आ सकता है। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान की आर्मी, इंग्लैंड की आर्मी, अफगानिस्तान, सऊदी, कोई भी आर्मी हो, फिर जब इसको हम कलेक्ट करते हैं फिर ये प्लूरल बन जाते हैं, आर्मी से आर्मीज बन जाते हैं। फिर वहाँ पे जो क्या आएगा, वहाँ पे प्लूरल लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल आर्मी को, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। हाँ, प्लूरल वर्ब किस सूरत आएगा, व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ। जिस तरह मैंने अभी बात की ना कि अगर हम इसी तरह कलेक्टिव नाउन की फिर प्लूरल बनाया फिर आ सकता है। मिसाल के तौर पर द काउंसिल हैज चूजन द प्रेजिडेंट। अब काउंसिल क्या है, काउंसिल कलेक्टिव नाउन है, काउंसिल में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पे जो बात हुई वो एज ए होल हुए, तो काउंसिल ने यह फैसला किया, रोहित हिलाल कमेटी ने यह फैसला किया, ठीक है। अब इसके अंदर भी तो बहुत सारे वो आते हैं, फिर वो उन कमेटियों का भी प्लूरल आता है। हम कहते हैं ना कि कोयटा जोनल कमेटी, लाहौर जोनल कमेटी, पेशावर जोनल कमेटी, उसके अंदर भी आते हैं। तो उनकी जब एज ए होल अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि रोहित हिलाल कमेटी ने रमज़ान का चांद देख लिया, यहाँ पे एज ए होल बात करें उनका कौंसल। हाँ, अगर हम कहते हैं ना कि जो जोनल कमेटियाँ हैं उन्होंने ये बात की, फिर कमेटियाँ में मुख्तलिफ आते हैं, फिर प्लूरल आएगा। यहाँ पे द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट,
ठीक है। द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, मिलिट्री में मुख्तलिफ फोर्सेज आ सकते हैं। 8 नंबर रूल हमारे पास है, some nouns which are singular in form but plural in meaning take a singular verb। कुछ ऐसे नाम हैं जो singular in form but in plural in meaning, यानी वो नाम जो बज़ाहिर है हमें क्या दिखाई देते हैं, प्लूरल, लेकिन उनका जो वो मीनिंग है वो एज ए होल होता है, वो सिंगुलर होता है। मिसाल के तौर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन ही है। हम इस तरह नहीं कह सकते मैथमेटिक्स आर द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, या फिजिक्स आर द ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिक्स इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। 9 नंबर रूल हमारे पास है, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद, जब भी वो वर्ड्स जो ज्वाइंट हो किसके जरिए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, किसके जरिए ज्वाइन हो, विद, टुगेदर विद, in addition to, और as well as etc। तो इस तरह जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो उनका जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, पैरेंथेटिकल। मिसाल के तौर पैरेंथेटिकल ऐसे होता है, पहले मतलब बड़ा लगेगा, इसके बाद उसके जो नीचे सब पॉइंट्स आते हैं वो आएगा। मिसाल के तौर पर द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड, ठीक है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, द चीफ, ठीक है। ये कनेक्टेड किस तरह जरिए है, विद ऑल हिज मैन, विद ऑल हिज मैन, ठीक है, विद, ये विद के जरिए कनेक्टेड है। तो ऑल हिज मैन, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है उनके तमाम लोग, यहाँ पे मेन बात किसकी हो रही है, द चीफ की, ना कि उनके लोगों की। द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड, ठीक है, यहाँ पे मेन बात इस बंदी की हो रही है जो पहला है, द चीफ। तो पैरेंथेटिकल ऑर्डर भी ये है ना कि पहले जो लगाया बात उसी की हो रही है, तो वर्ब भी इसी के मुताबिक लगे। मिसाल के तौर पर द चीफ विद ऑल हिज मैन वाज मैसेकर्ड, वाज मैसेकर्ड, क्योंकि द चीफ है, चीफ है, एक ही बंदा। When the subjects of the verb, ये 10th rule है, when the subject of the verb is relative pronoun, relative pronoun आपको पता है, care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative। मिसाल के तौर पर I, who is your friend। हाँ, relative pronoun में ये होता है कि मतलब प्लूरल और सिंगुलर के लिहाज से आप नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर I के साथ M आता है, आप यहाँ पे आप इज नहीं लगा सकते, ठीक है, या मतलब ही है, ही के साथ आप एम नहीं लगा सकते। रिलेटिव प्रोनाउन का मसला यही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो आई के साथ तो इज तो नहीं आता है ना, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बाकी जितने भी वो रूल्स हैं तो ये इनसे एक्सेप्शन है, ये उनकी तरह नहीं आ सकता। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो लगता है आप उसी को लग, मिसाल के तौर दे के साथ आर लगता है, आप इसके साथ आप इज नहीं लगा सकते। आई हु एम योर फ्रेंड्स विल गार्ड योर इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि आई के साथ एम ही लिखता है। 11 नंबर रूल हमारे पास है, आस्क, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कपल, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परस्यूट, टेल, रिक्वायर, रिमांड, टीच, एटीसी। जब भी यही जो अल्फाज है, ये जो इन्फिनेटिव्स है, पार्टिसिपल्स है, ये जब आ जाए तो फिर इनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद टू आता है, टू के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल पैसिव वॉइस यूज किया है। तो हमने क्या कहा था कि पहले क्या आएगा, ये सब्जेक्ट है ना, ही के बाद ये वर्ड आया एडवाइस। जितने भी हमने मेंशन किए ऊपर, उनमें से कोई भी अगर आ जाए, यहाँ पे क्या आया, एडवाइस आया, एडवाइस आया। एडवाइस के बाद हमने कहा था क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या है, मी लगेगा, ही एडवाइज्ड मी। फिर इसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा। फिर इसके बाद क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डू इट, डू इट। हाँ, यहाँ पे एक नोट भी है,
बट इफ दीज आर यूज इन पैसिव वॉइस देन, हाँ अगर ये पैसिव वॉइस में है फिर इसके बाद क्या आएगा, टू, फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड नहीं। मिसाल के तौर पर शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, ये पैसिव वॉइस में इन्होंने यूज किया, टू गो विद हिम, शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम। फिल नंबर पॉइंट हमारे पास है नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनिटिव। नो के बाद हमेशा क्या आता है, वेयर आता है, व्हेन आता है, वाई आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आई नो टू राइट अ लेटर, गलत, क्योंकि हमने कहा था कि नो के बाद क्या आता है, आई नो हाउ टू राइट, ठीक है। आई नो वेयर टू साइन, वेयर टू राइट, वाई, आई नो वाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नो के बाद हमेशा क्या आता है, नो पार्टिसिपल के बाद हमेशा हाउ, व्हेन या वाई आता है। 13 नंबर रूल हमारे पास है, हमेशा लेट के बाद बाइट, बिहोल्ड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, इन अल्फाज के बाद हम क्या करते हैं, बेर इन्फिनिटिव लगा। बेर इन्फिनिटिव मतलब जिसके साथ कुछ भी नहीं लगता, और ना एस लगता हो, ना उनका प्लूरल बनता हो, ना उनके साथ टू या कोई ऐसा अल्फाज। मिसाल के तौर पर I heard him to speak on several subjects, ठीक है। यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लफ्ज कौन सा है, हमने कहा था ना कि आफ्टर लेट, बाइट, behold, watch, see, feel, make, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर I heard him, ठीक है, स्पीक आया, स्पीक यहाँ पे मिसिंग है, स्पीक आया ऑन सेवरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बेर इन्फिनिटिव लगेगा, ठीक है। आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, टू स्पीक नहीं आएगा। 14 नंबर रूल हमारे पास, बेर इन्फिनिटिव यूज्ड आफ्टर मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरी हमारे पास कौन से हैं, कैन, कुड, मे, मार्ट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डे, नॉट, नीड नॉट, ये मॉडल एक्सिलरी। इनके बाद क्या आता है, बेर इन्फिनिटिव होता है, टू उनके साथ नहीं लगता है। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, टू नहीं आएगा, नो, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। हमेशा इस तरह हम स्पीकिंग में गलतियां करते हैं, इस तरह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टू नहीं आता, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी है। 15 पॉइंट हमारे पास है, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड इज सून एज, हैड सुनर, etc। इनके बाद हमेशा क्या आता है, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सोन एज, इनके बाद हमेशा आता है बेर इन्फिनिटिव। ही हैड बेटर गो नाउ, टू नहीं आएगा, ही हैड बेटर गो नाउ। 16 रूल हमारे पास, कंजक्शन देन इज आल्सो फॉलोड बाय बेर इन्फिनिटिव। हाँ, देन एज ए कंजक्शन अगर आ जाए तो फिर यहाँ पे क्या लगता है, बेर इन्फिनिटिव आता है। मिसाल के तौर पर ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, टू नहीं आएगा, बेर इन्फिनिटिव आएगा, राइट है, ये बेर इन्फिनिटिव है। ही हैड बेटर रीड देन राइट, क्योंकि देन आया यहाँ पे, तो जब भी देन आ जाए इनके बाद एज ए कंजक्शन आ जाए, फिर इसके बाद बेर इन्फिनिटिव लगेगा। 17 रूल, व्हेन बट इज यूज्ड एज ए प्रोपोजिशन, बट आपको पता है ये कंजक्शन है, लेकिन जब ये एज ए प्रीपोजिशन आ जाए, फिर इनके बाद क्या आता है, preceded by any form of the verb of do, then but is followed by pair infinitive, ठीक है। यानी जब but आपको पता है कंजक्शन है, अगर ये एज ए प्रीपोजिशन आ जाए और इनके बाद do का कोई भी फॉर्म हो, फिर इसके बाद क्या लगता है, बेर इन्फिनिटिव। मिसाल के तौर, he did nothing but to enter, he did आया है, यहाँ पे but एज ए प्रीपोजिशन आया है, तो क्या लगेगा, बेर इन्फिनिटिव, टू नहीं आएगा। he did nothing but wonder। 18 रूल हमारे पास है, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, कोई भी पार्टिसिपल उनका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर
बिंग आर एनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। यहाँ पे बिंग आर एनी डे, ठीक है, पार्टिसिपल तो आपने लगा लिया, लेकिन यहाँ पे उनका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लगा ले इट, फिर ये आएगा सही, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। नैन 19वां रूल हमारे पास है, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब इज यूज इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, इनको आसान अल्फाज में समझाते हैं। आपको पता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यहाँ पे मतलब जो सेंस लगता है या फॉर लगता है, मिसाल के तौर पर जब किसी चीज़ का ज़माना मालूम होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना कि सेंस मॉर्निंग, सुबह से मैं ये करता हूँ। और जब कोई चीज़ मतलब मालूम ना हो, हम कहते हैं ना फॉर 2 years, उनके लिए फिर फॉर लगता है। तो आफ्टर द लीडर हैव बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे, ठीक है, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, आपको पता है कि हैविंग बीन किल्ड, ठीक है, ये लगा है, तो फिर आफ्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्शन कंप्लीट है। द लीडर हैविंग बीन किल्ड फॉलोअर्स रन अवे, तो यहाँ पे यानी 2 दफा लगाया गया एक्शन कंप्लीट। हमको पता है कि ये हैविंग बीन किल्ड, तो बात साफ हो गई कि बंदे को कत्ल किया गया। तो इसके बाद आफ्टर की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है। द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर रन अवे। 20वां रूल हमारे पास है, पार्टिसिपल लाइक कंसिडरिंग। ये पार्टिसिपल कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसरिंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग एटीसी जब भी आ जाए, डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। हमने कहा था ना कि पार्टिसिपल को ज़रूरत है सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो अल्फाज, ये एक्सेप्शन है, इनके साथ नहीं आएगा। कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसरिंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, ये पार्टिसिपल है ये भी, लेकिन इनके साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं आता। मिसाल के तौर पर कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह नहीं लगा सकते आई कंसिडरिंग द केस या ही कंसिडरिंग या कुछ और, यानी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्फाज एक्सेप्शन है। वैसे आम तौर पर पार्टिसिपल के साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये अल्फाज जो है ये एक्सेप्शन है, उनके साथ नहीं आता। 21 रूल हमारे पास है, जब 2 सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में और वो सेम नंबर के नहीं हो, तो फिर जो उनके जो एक्सिलरीज है, वर्ब है, वो हम अलग अलग उनके लिए लगाते हैं। मिसाल के तौर पर 3 किल्ड एंड 1 वर अर्जेंट, ठीक है, दोनों के लिए एक ही लगाया, लेकिन हम क्या करेंगे, 3 वर किल्ड, ठीक है, इनके लिए जला जुदा वर्ब अलग वर्ब हम लगाएंगे। 3 वर किल्ड जमा है, प्लूरल है, तो इसीलिए वर लगाए। 3 वर किल्ड एंड 1, अब 1 जो है ये अलग कैटेगरी का है, सिंगुलर है, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, क्योंकि हमने कहा था ना कि जब 2 सब्जेक्ट एक सेंटेंस में आ जाए डिफरेंट नंबर की, तो फिर उनके लिए हम सेपरेट एक्सिलरीज यूज करेंगे, जिस तरह इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग ही। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज अर्जेंट। आमतौर पर सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब डिफरेंट नंबर के वो है सब्जेक्ट से, तो इसीलिए हम लगाते हैं इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। 22वां नंबर रूल हमारे पास है, a singular verb should be made to serve two subject only when the form of the verb is same for the both subjects। यानी सिंगल वर्ब हमेशा 2 सब्जेक्ट को सर्व करना चाहिए। इस तरह हमने कहा था ना कि मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब जो है वो एक ही होना चाहिए। किस सूरत में, ओनली विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेम फॉर बोथ ऑफ सब्जेक्ट्स, उस सूरत में जब वर्ब दोनों के लिए सेम ही परफॉर्म कर रहे, दोनों सब्जेक्ट्स के। मिसाल के तौर पर आई एम 17 years old and my sister 14। I am 17 year old and my sister is 14, ठीक है। अब यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, एज की हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब आई के साथ तो एम लगता है,
ठीक है, और यहाँ पे माई सिस्टर है, इसके साथ इज लगता है, तो इसीलिए आप एक ही एक्सेलरी या एक ही वर्ब आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने बात की था ना कि उस सूरत हम लिख सकते हैं एक ही वर्ब जब दोनों के लिए सेम परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आई की जगह हम लगाते हैं ना कि मतलब असलम इज 17 ईयर ओल्ड एंड हिज ब्रदर, हाँ, आई की जगह हम लिखते हैं असलम, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम असलम, और इसकी जगह लगते हैं हिज ब्रदर। असलम इज 17 ईयर ओल्ड एंड हिज ब्रदर 14, ठीक है, असलम एंड हिज ब्रदर इज 14 ईयर ओल्ड, मतलब ये ट्विन ब्रदर है, एक दिन पैदा हुए, तो हम कहते हैं कि असलम और इसका भाई दोनों 14 साल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों का एक ही मकसद है, एक ही वो है, सब्जेक्ट्स है, एक ही चीज की तरफ रेफर करता है, तो एक ही वर्ब लगेगा। 23वां रूल हमारे पास है, जब टू एक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब, जब दो एक्सिलरीज हम यूज कर सकते हैं एक प्रिंसिपल वर्ब के लिए, ओनली विद द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट, उस सूरत जब दोनों के लिए मुनासिब है। मिसाल के तौर पर he never has and never will take such strong measure, ठीक है, हम इनके लिए अलग अलग वर्ब इस्तेमाल करें क्योंकि बात ही दोनों की अलग है। मिसाल के तौर पर he never has taken and never will take, ये एक्शन जो है कंप्लीट है, ये आने वाला है, तो इसीलिए दोनों का मकसद अलग है, ये मुनासिब नहीं है कि हम मतलब एक ही लगा लें। तो ये यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दो एक्सिलरी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर he has taken, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, और never will take such strong measure, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, आने वाला है, फ्यूचर है, तो will take such strong measure, तो यहाँ पे हमने will लगाया, यहाँ पे हम has लगाया, दो एक्सिलरीज लगाया, ठीक है, मौके के मुनासिबत से, सेंटेंस के लिहाज से। When there is 24वां रूल है, when there is only one auxiliary to two principal word, it should be correctly associated with both। ये भी वही बात है कि हम सेंटेंस को आप देखना चाहिए कि उनके साथ मुनासिब है या नहीं। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाला जुमला है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम दोनों के साथ हैज लगाते, ठीक है, फिर गलत आता क्योंकि एक एक्शन कंप्लीट है, एक नहीं है, तो दोनों के साथ अलग अलग ही लगेगा। तो यहाँ पर भी हमें सेंटेंस की साख्त को उनकी मुनासिबत के लिहाज से हम लगा सकते हैं। The 10 कैंडिडेट हैव पास्ड, 1 हैज फेल्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10 कैंडिडेट्स प्लूरल है, हैव पास्ड ये उनका अलग मसला है, 1 हैज फेल्ड ये अलग उनका सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, तो यहाँ इनके साथ अलग लगेगा, उनके साथ अलग, इधर हैव लगेगा, इधर हैज लगेगा। 25 रूल हमारे पास है, past tense in the main clause should be followed by the past tense in the subordinate clause। मिसाल के तौर पर मेन क्लास है, ठीक है, वहां पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो पास्ट टेंस के पास हमेशा पास्ट टेंस ही आना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लास में। आपको पता है क्लास में मतलब एक मेन क्लास है, एक सबऑर्डिनेट। यहाँ पे देखें ही सक्सेडेड, ठीक है, ये मेन क्लास है, सक्सेडेड क्या है, पास्ट टेंस है ना, और यहाँ पे बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे उन्होंने लिखा, ठीक है, हमने क्या कहा था कि मेन क्लास में पास्ट टेंस आया है सक्सेडेड, तो यहाँ पे ये जो सब ऑर्डिनेट क्लास है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा, ही वर्कड हार्ड लगेगा, यहाँ पे पास्ट टेंस है, इधर भी पास्ट टेंस आएगा। मेन क्लास में सक्सीडेड पास्ट टेंस है, सब ऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस ही लगेगा, वर्कड लगेगा। 26 रूल हमारे पास है, past tense in the main clause may be followed by present tense in the subordinate clause when the subordinate clause express a universal truth। हाँ, यहाँ पे एक और सूरत भी है, अगर मेन क्लास में जिस तरह ये मेन क्लास में पास्ट टेंस आया है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास में हमने कहा था कि इधर भी पास्ट टेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और मसला भी पैदा हो, हम कहते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, पास्ट टेंस है मेन क्लास में, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है, लेकिन एक सूरत है, उस सूरत में जब यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट,
अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि सूरज मशरक से निकलता है या दुनिया घूमती है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उस इस सूरत में फिर आप प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। मिसाल के तौर पर और टीचर सेड, ठीक है, और टीचर सेड, ये आपका वो क्लास है, मेन क्लॉज है। दैट द अर्थ सेड आया ना, पास्ट टेंस आया मेन क्लॉज में, लेकिन यहाँ पे क्या है, द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, गलत है क्या? क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ प्रेजेंट टेंस लगता है। द टीचर सेड मेन क्लास है, पास्ट टेंस आया है सेड, और यहाँ पे जो द अर्थ मूव्स प्रेजेंट टेंस आया। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जमीन व सूरज के गिर्द घूमती है। तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पे, इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस ही लगाएं। 27 रूल हमारे पास है, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लेस्ट, हमेशा हम कहते हैं ना लेस्ट इट शुड रेन, लेस्ट हम लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, शुड ही आएगा। मिसाल के तौर पर वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शेल मिस द ट्रेन, यहाँ पे लेस्ट आया ना, उर्दू में इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। लेस्ट वी शुड में मिस द ट्रेन, यहाँ पे न शेल आ सकता है, न विल आ सकता है, न कुछ और आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के बाद हमेशा ये रूल याद रखे कि जहाँ भी आ जाए उनके साथ सिर्फ शुड ही लगता है, न मस्ट लगता है, न हैव लगता है, न कुछ और लगता है। लिस्ट के साथ हमेशा शुड ही लगता है। उर्दू में इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। वी स्टार्ट अर्ली लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। 28 रूल हमारे पास है, एन एडवर्ब, एक एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज, ये हमें नहीं रखना चाहिए किसके दरमियान, टू और वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव, ठीक है। और इसको क्या कहता है, स्प्लिट इन्फिनिटिव कहता है, जब हम एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज को टू और वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव के दरमियान रखते हैं। मिसाल के तौर पर आई होप्ड, ठीक है, टू, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है इमीडिएटली, हमने किसके दरमियान रखा है, टू के दरमियान और रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई के दरमियान। रिप्लाई क्या है यहाँ पे, ये इन्फिनिटिव है, वर्बल पार्ट है इन्फिनिटिव का, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, यानी एडवर्ब को आप टू और जो वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव इनके दरमियान नहीं लगा सकते। यहाँ पे इन्फिनिटिव है रिप्लाई, यहाँ पे टू है, और इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है, तो ये नहीं आ सकता। रूल ऐसा है कि मिसाल के तौर पर टू और इन्फिनिटिव के दरमियान एडवर्ब नहीं आ सकता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर, ये जो एडवर्ब है ये किसके बाद आएगा, इन्फिनिटिव और टू के बाद ही आएगा। I hope to reply immediately to your letter. 29 रूल हमारे पास है, an infinitive should be in the present tense unless it represents an action prior to that of the governing verb, ठीक है। governing verb हमारे पास जो main verb है, ठीक है, यानी हमेशा कोई infinitive हो उनके बाद क्या आना चाहिए, present tense should be in the present tense, infinitive should be, हाँ infinitive हमेशा present tense में होना चाहिए, हाँ उस सूरत में जब वो रिप्रेजेंट करता हो किसी एक्शन को जो पहले ही गवर्नन वर्ब के साथ हो। मिसाल के तौर पर I should have liked to have gone there, I should have liked to go there, ठीक है, यहाँ पे I should have liked, ठीक है, I should have liked to go there, यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है ये गॉन नहीं आ सकता, ये प्रेजेंट ही आएगा। हमने कहा था ना कि ये इन्फिनिटिव प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन टू हैव गो देयर, ये इन्फिनिटिव, इसके बाद क्या है, गो देयर, ये इन्फिनिटिव प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ये उसका रूल है। 30 रूल हमारे पास है, जरंड। जरंड आपको पता है जब नाउन के साथ आईएनजी आ जाए,
वैसे फोर्थ जो फॉर्म है वर्ब का उसके साथ भी आईएनजी आता है, मिसाल के तौर वॉकिंग। लेकिन जब जुमले के स्टार्ट में या किसी और जगह एज ए नॉन आ जाए, ठीक है, फिर इसके पास वो जरंड हो जाता है, फिर इसके पास आप आईएनजी लगाते हैं, वो जरंड हो जाता है। तो यहाँ पे रूल ये, जरंड प्रोसीडेड बाय प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन मस्ट बी पॉसेसिव इन पॉसेसिव केस, ठीक है। जरंड के बाद हमेशा जब प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन क्या होना चाहिए, पॉसेसिव केस में। मिसाल के तौर पर ई एम्फसाइज्ड, ठीक है, माई गोइंग देयर, मी गोइंग देर नहीं, अब मी जो है ये पॉसेसिवनेस शो नहीं कर रहा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नहीं ये पेन है, ये मेरा पेन है। अब जो माई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉसेसिवनेस, ये पॉसेसिव वो हो गया, केस आ गया। तो हम कहते हैं ना कि ही एम्फसाइज्ड माई गोइंग देर, मी गोइंग देर नहीं लगा सकते क्योंकि आपका पॉसेसिव केस आना चाहिए, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीन चीजें आते हैं, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग। सिंस, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, टाइम मालूम नहीं है, मॉर्निंग, मॉर्निंग कब से, टाइम मालूम है, टाइम जब मालूम है फिर हम सिंस लगाते हैं, जब टाइम मालूम ना हो फिर फॉर लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं 2008 से आपके लिए इंतजार करता हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 2028, 2008 से। अब मैं कहता हूँ कि मैं 2 सालों के लिए, आप 2 सालों से आपका इंतजार को, फिर फॉर लगेगा, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग, ठीक है, उनका जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो पूछ रहा है। यहाँ पे ये कम्प्लेक्स, लेकिन आप आसानी से अंदाजा लगा सकते। मिसाल के तौर पर हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, आर नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आर कहाँ से आता है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर। तो ये इससे आप आसान अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन आता है ना कि आर। 32 रूल हमारे पास है, अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन मस्ट बी द जेरेंट, यानी वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन हो वो क्या होना चाहिए, जेरेंट। वर्ड के बाद वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन, हाँ, वर्ब हमेशा जब उसके बाद आ जाए प्रीपोजिशन की तो फिर हम क्या लगाएंगे, जेरेंट। मिसाल के दे वर फिनिश्ड फॉर कमिंग लेट, नॉट फॉर कम लेट। यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, पनिश्ड, फॉलो किसके जरिए, इसके बाद क्या है, फॉर आया, फॉर के बाद क्या है, कम है, कम नहीं है क्योंकि ये जरंट फिर आएगा, कमिंग लेट आएगा, ठीक है। ये वर्ब है, फॉलोड बाय फॉर है, इसके बाद कमिंग है, जरंट हो गया, जरंट आ सकता। 33 रूल हमारे पास है, द फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज ऑफ द टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। हाँ, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस वो यूज नहीं होता है किस में, कौन सी क्लासेस में, क्लासेस ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। मिसाल के तौर पर आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, I shall wait for you till you finish your work. I shall wait for you till you finish your work. यहाँ पे will जो है, जो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है, वो नहीं आएगा। तो इनमें ये आसान रूल है, में सिर्फ ये कि यानी जो क्लॉजेज है टाइम, प्लेस, कंडीशन का, वहाँ पे फ्यूचर इंडिपेंडेंट नहीं आ सकता। फ्यूचर इंडिपेंडेंट में हमारे पास क्या है, विल है, तो विल नहीं आ सकता। 34 रूल हमारे पास है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, इन 1999, etc, आर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस इज यूज्ड। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज नहीं कर सकते कहाँ पे, जब एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, मिसाल के तौर पर यस्टरडे या 1999, यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे, आई बॉट साइकिल यस्टरडे। अब यहाँ पे आपने हैव भी लगाया, बॉट भी लगाया, ठीक है, और यस्टरडे भी लगाया, ठीक है। हैव ऑलरेडी आपको पता है, यानी हैव जब बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ फिर आप लगा सकते हैं,
बॉट जो आपने यहाँ पे यस्टरडे लगाया है, ठीक है, आपने कल ही लिया है, तो फिर आप क्या लगा सकते, सिर्फ बॉट ही लगा सकते। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, आई हैव बॉट। फिर उस सूरत में आप लगा सकते हैं जब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम गुजरा हो। यहाँ पे आपने कल लगाया और उधर कह रहे हैं कि आई हैव, इस तरह नहीं आ सकता, आपने सिर्फ एक ही लगाना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो नहीं आ सकता। हाँ, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शन। हाँ देख, यानी जब दो एक्शन पुराने ज़माने में गुजरे हुए टाइम में हुए हो, उस वक्त वो इसको रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी हैड लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे दो एक्शन है। जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट भी आया है पास्ट टेंस से, पास्ट टाइम में एक्शन हुआ है, और हैड भी आया है। ठीक है, यहाँ पे दो एक्शन को ये जाहिर करता है पास्ट टाइम के। 35 रूल, यहाँ पे यूजेस ऑफ वर्ब्स हैं हमारे पास। मॉडल एक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर। दो मॉडल एक्सिलरीज कभी भी यूज मतलब एक जगह नहीं आ सकता। हाँ, कंजक्शन के जरिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस तरह नहीं लगा सकते कि ही शुड मस्ट डू इट। अब शुड जो है ये भी एक्सिलरी है, मस्ट भी एक्सिलरी वर्ब है। अब ये दोनों एक जगह नहीं आ सकता। हाँ, एक सूरत में आ सकता है, अगर यहाँ पे हम कोई कंजक्शन लगा, यहाँ पे हम लगाते एंड, ही शुड एंड मस्ट डू इट, फिर इस तरह आ सकता है, वरना एक जगह ये नहीं आ सकता, उसके दरमियान कोई कंजक्शन लाजमी है। 36 रूल हमारे पास है, व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय। हमेशा जब नीड या डेयर के बाद क्या आता है, नॉट आता है, तो फिर ये मॉडल एक्सिलरीज में चेंज होता है। मिसाल के तौर पर नीड है, ठीक है, इनके पास आपने नॉट लगाया है, तो कि ये क्या बन गया, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब बन गया। हाँ, और यहाँ पे क्या, फिर जब मॉडल एक्सिलरी वर्ब बन गया, फिर इसके साथ आप कुछ भी नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर ये बेर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप नीड्स नहीं लगा सकते, या कुछ और नहीं, या टू नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बेर इन्फिनिटी फिर बन गया। ही नीड्स नॉट डू इट। ठीक है, ही नीड्स नॉट डू इट। ठीक है, यहाँ पे ना बेर इन्फिनिटिव डू आ गया ना, तो यहाँ पे ना हम न टू डू लगा सकते हैं, न नीड्स लगा सकते हैं, न कुछ और, क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब बन गया जब आपने इसके आगे नॉट लगाया, जब इसको निगेट किया आपने। ही नीड्स नॉट डू इट, ही नीड्स नॉट डू इट। अच्छा, यहाँ पे 37 रूल हमारे पास है, यानी एडजेक्टिव्स क्वांटिटी के वो हमेशा क्या शो करता है, किसी चीज़ की क्वांटिटी की। एडजेक्टिव क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ द थिंग इज मीन्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पर सम, मच, लिटिल, एनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल। ये हमेशा क्या वो रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को, इसकी मेजरमेंट को, कितने। आई एट अ फ्यू राइस नहीं आ सकता, क्यों, आई एट सम राइस, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नोज। अब चावल जो है ये आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर है, मिल्क है, ये चीज़ें अनकाउंटेबल है, वो नाम जो आप काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ हमेशा क्या आते हैं, उनके साथ ये आता है सम। ठीक है, सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, और सफिशिएंट, होल, ये हमेशा अनकाउंटेबल नोज की यूज। अब यहाँ पे राइस जो है अनकाउंटेबल है, तो इसकी जगह फ्यू ही लगे, सम ही लगे। 38 रूल हमारे पास है, numeral adjective are used for countable noun only and they show how many persons or thing are made or in what order a person or thing stands। अच्छा, numeral जो adjective है उनके साथ हम क्या, कौन सा वो यूज करता है, numeral जो adjective ये किसके लिए हम यूज करते हैं, countable nouns के। मिसाल के तौर I have taught you little things or you taught you little things, I have taught you a few things। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये numeral है, तो यहाँ पे हम a few भी लगा सकते हैं। ठीक है, numeral वो आ गया। I have taught you a few things, मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाया है,
जो आपको करना चाहिए। अ फ्यू थिंग, ठीक है। 39 नंबर रूल हमारे पास है यूजेस ऑफ वर्ड्स में। व्हेन जब कार्डिनल और ऑर्डिनल जब ये दोनों यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, तो पहले कार्डिनल आएगा फिर ऑर्डिनल आएगा। ऑर्डिनल हमारे पास कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 कार्डिनल हमारे पास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये चीज़ें। तो यहाँ पे दोनों आए हैं, ठीक है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। फर्स्ट फोर, पहले कार्डिनल आया, फिर इसके बाद क्या आया? ऑर्डिनल फोर। ये ऑर्डिनल कार्डिनल में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये कार्डिनल है या 1 2 3 4 5 ये ऑर्डिनल है। 14 नंबर रूल हमारे पास है लेटर लेटेस्ट। ये हमेशा टाइम के लिए रेफर करता है। जब लेटर एंड लास्ट ये पोजीशन के लिए करता है। मिसाल के तौर पर आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये वाले जो लेटर हैं ये पोजीशन के लिए यूज होता है, ना कि टाइम के लिए। तो यहाँ पे टाइम मेंशन हुआ है ना, आई रीच्ड एट 10 AM, टाइम मेंशन हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला लेटर लगेगा, ये वाला लेटर। बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये वाला लेटर पोजीशन के लिए यूज होता है और ये वाला ये टाइम के लिए। फोर्टी वन नंबर रूल हमारे पास है फार्दर। फार्दर हम यूज करते हैं जब कोई चीज दूर हो, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं या एडवांस्ड के लिए। और फर्दर हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? एडिशनल के लिए, मजीद के लिए। मिसाल के तौर पर ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, नहीं, क्योंकि ये वाला फर्दर ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ये वाला फर्दर यूज होगा, फार्दर नहीं फर्दर यूज होगा। फर्दर का मतलब मजीद। ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, वो जोर देता है किस चीज पे? फर्दर इम्प्रूवमेंट, मजीद इम्प्रूवमेंट। 42 रोल है ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग। ईच जब दो या दो से ज्यादा चीजें उनके लिए यूज होता है। एवरी इज यूज्ड, ये इज यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, ठीक है। ईच दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। और एवरी जो है जब दो से ज्यादा हो, मिसाल के तो हम कहते हैं ना एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरीथिंग, एवरी कैप्टन ऑफ द टीम। तो दो से ज्यादा जब चीजें उसके लिए दो, एवरी, और दो या दो से ज्यादा हो फिर उसके लिए ईच यूज करें। मिसाल के एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। एवरी दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टू बॉयज है तो यहाँ पे क्या आएगा? ईच आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि ईच दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है, और एवरी दो से ज्यादा चीजों के लिए, ना कि दो के लिए, दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे टू बॉयज है, टू बॉयज के लिए सिर्फ ईच होता है। ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। प्राइज। 43 रूल हमारे पास है टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज अफर्मेटिव इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सादे जुमलों में हमारे पास कौन सा यूज होता है? सम। कौन सी सूरत में? जब हम क्वांटिटी या डिग्री के लिए यूज होता है। एनी नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में हम कौन सा यूज करते हैं? सादा सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं सम, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम यूज करते हैं एनी। हैव यू बॉट सम मैंगोज? हैव यू बॉट एनी मैंगोज? ठीक है। यहाँ पे जो है सवालिया निशान वाले इंट्रोगेटिव आया है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का निशान है, तो यहाँ पे हम एनी यूज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव का निशान ना हो फिर हम सम लगाएंगे। 44 रूल हमारे पास है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, सो कंपैरेटिव शुड बी यूज्ड, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। जाहिर सी बात है जब हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना चाहिए, ना कि सुपरलेटिव के। विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, यहाँ पे जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। गुड, बेटर, बेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगेगा? बेटर लगेगा। विच इज द बेटर ऑफ द टू, ना कि बेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री।
तो 45 रूल हमारे पास है, जब हम एक ही बंदे या एक ही चीज़ को, दो क्वालिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ई आर वाला, मिसाल के तौर पर वाइजर, फास्टर, ये वाला फिर हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर अब सिर्फ मोर ही यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ही इज़ वाइजर देन ब्रेव। अब ही एक ही बंदे की दो क्वालिटी है, वाइजर एंड ब्रेव, दो क्वालिटी है, वो अक्लमंद भी है, बहादुर भी। इसकी दो क्वालिटी को हम कंपेयर करें तो ई आर वाला हम नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। 46 रूल हमारे पास है, व्हेन कंपैरिजन मेड बाय मींस ऑफ कंपैरेटिव। जब हम चीज़ों की कंपैरेटिव कर रहे हो तो उस चीज़ को कंपेयर, the thing compared should be excluded from the class of the thing with which it is compared by using other or some such word। जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो other के जरिए वो लगाते हो, फिर इसकी क्लास को हम एक्सक्लूड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, he is cleverest than any boy in the class, he is cleverer than any other boy in the class। ठीक है, यहाँ पे फर्क क्या हुआ, एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है, क्योंकि ये ही इज क्लेवरर, क्लेवरर यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का। और यहाँ पे हम कहते हैं इन द क्लास, पूरी क्लास को हमने शामिल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव है और यहाँ पर ये कंपैरेटिव है, हालांकि हम कंपेयर कर रहे हैं एक ही बंदे का क्लास के किसी भी बॉय की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ही इज क्लेवरर, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होगा। एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्लास का कोई भी दूसरा बच्चा, ना कि क्लास के सब, ठीक है। जब कंपैरिजन, 47 रूल, जब कंपैरिजन हो सुपरलेटिव के, फिर द कंपेयर शुड बी इंक्लूड द क्लास ऑफ द थिंग विद विच इट इज कंपेयर्ड। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फिर क्लास की बात हो रही है। पिछले 46 में हमने बात की कि मतलब एक कंपैरेटिव दूसरा सुपरलेटिव इस तरह नहीं आ सकता, ये भी इसी तरह है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, कौन सी डिग्री जाया करता है, सुपरलेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल अदर मैन। यहाँ पे फिर हमने अदर मैन लगाया। अदर को जब हम दो चीज़ें कंपेयर करो, या मिसाल के तौर पर हमने कहा था क्लास का कोई भी दूसरा बच्चा, फिर वहाँ पे हम अदर लगा सकते हैं। यहाँ पे तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो फिर सबके साथ हमें मुकाबला करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सुपरलेटिव है, तो यहाँ पर ऑल मैन इंक्लूड करना चाहिए, ना कि ऑल अदर मैन। 48 रूल है, when two persons or things are compared, it is important that the same parts of the first thing, जब हम दो या दूसरी चीज़ों को कंपेयर करें तो उनकी उसी क्वालिटी, उसी क्लास, उसी को कंपेयर करना चाहिए, ना कि एक चीज़ को दूसरे से। मिसाल के तौर पर, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे की बात हुई है, मुंबई की आबादी की, और यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की बात हुई, उसकी आबादी की नहीं, सिर्फ दिल्ली की, तो इसीलिए ये क्या है, ये रॉन्ग है। हम कौन से क्या कंपेयर करेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे विद द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली या द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, फिर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉपुलेशन की बात हुई, तो दिल्ली की भी पॉपुलेशन की बात होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे मुंबई की पॉपुलेशन की और यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की। 49 रूल है कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर, ही इज मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, अब मोस्ट जो है ये भी सुपरलेटिव के लिए यूज होता है, क्लेवरेस्ट ये भी सुपरलेटिव, तो दो सुपरलेटिव आई, इस तरह नहीं आ सकता। ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, या ही इज मोस्ट क्लेवर बॉय इन द क्लास। ही इज मोर वाइजर देन ब्रदर, देन हिज ब्रदर, यहाँ पे मोर भी आया, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है। वाइजर भी है, ये भी कंपैरेटिव के लिए, ई आर आया है इसमें, ये भी कंपैरेटिव, तो दो कंपैरेटिव नहीं आ सकता, या दो सुपरलेटिव सेंटेंस में नहीं आ सकता। 50 रूल हमारे पास है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जीनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरर, हमेशा जब ये एडजेक्टिव आ जाए उनके साथ हम देन की जगह टू लगाते। हमेशा जब जो चीज़ों के हम कंपेयर करें तो हम देन लगाते हैं, लेकिन ये जो अल्फाज आ जाए, ये एडजेक्टिव जब भी आ जाए, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, ये वाले, तो फिर इनके साथ हम टू लगाते हैं, ना कि देन। 51 रूल हमारे पास है, यानी जब एडजेक्टिव इसी तरह आ जाए, जब इस तरह मिसाल के तौर पर यूनिक, ठीक है, इसकी तरह फिर आप मोस्ट नहीं लगा सकते,
यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, सारी एडजेक्टिव जब है। मिसाल के तौर पर ही इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग, इट इज़ द मोस्ट यूनिक। अब यूनिक जो है ये खुद सुपरलेटिव है, तो इस तरह आप मोस्ट ये भी सुपरलेटिव ये नहीं लगा सकते, फिर दो सुपरलेटिव हो गए, इस तरह आप नहीं लगा सकते क्योंकि यूनिक ऑलरेडी सुपरलेटिव है। इट इज़ यूनिक थिंग। 52 रूल हमारे पास से तमाम एडजेक्टिव रिफर टू द सेम पर्सन, नाउन शुड बी एंड द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी वो तमाम एडजेक्टिव जब वो रेफर करते हो सेम नाउन के लिए तो फिर सेम डिग्री का ही कंपैरिजन करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ही इज़ द वाइजेस्ट एंड हॉनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, ही इज़ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट हॉनेस्ट वर्कर इन द क्लास। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, हॉनेस्ट ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सादा डिग्री इसका। तो हम उनकी एक नॉन की दो सेम चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ही इज़ द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लगा, द मोस्ट हॉनेस्ट यहाँ पर भी सुपरलेटिव लगा, फिर ये ठीक होगा। ठीक है। 53 लोग हमारे पास है। एल्डर और एल्डेस्ट हम यूज़ करते हैं पर्सनस के लिए, और ओल्डर और ओल्डेस्ट हम यूज़ करते हैं पर्सन या चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पर ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, इस तरह नहीं आ सकता, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। ठीक है। एल्डर हम पर्सनस के लिए यूज़ करता है, और ओल्डर जो हम चीज़ों के लिए भी यूज़ करता है और लोगों के लिए भी। तो ये थे आज के वीडियो। तो ना चाहता हूँ कि बाकी आप लोगों का टाइम ज़ाया हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी रूल डिस्कस करेंगे। 53 इसमें हो गए, 47 रह गए। तो इंशाल्लाह ये रूल सीखे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप आसानी से ये उनका ये सवालात हल कर सकते हैं। और जब आप लोगों की ये मिस्टेक दूर हो जाएंगे, यकीन करें किसी भी एग्ज़ाम में, ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट में जब आप राइटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल आइडियल राइटिंग आप लोगों की हो जाएगी। तो ये सीख लें, आसान, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह बाकी रूल्स भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।